हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का भरपूर इस नए विषय की सीरीज में, यानी कि विज्ञान की सीरीज में। क्लास 11th की एनसीईआरटी का हमारा ये चौथा चैप्टर अभी चल रहा है। देन कल से ही हमने इसे स्टार्ट किया है। कल हमने इसका परिचय देखा था कि एनिमल जगत क्या होता है, जंतु जगत यानी कि प्राणी जगत क्या होता है, एनिमल किंगडम, इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था। इसका वर्गीकरण क्यों किया था, वर्गीकरण का आधार क्या है, ये भी हमने देख लिया था। देन उसके बाद हमने इस पूरे एनिमल जगत में कौन कौन से संघ आते हैं उनका भी एक इंट्रोडक्शन देखा था कि हमने पढ़ना क्या क्या है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संघ पोरीफेरा, यानी कि इसका पहला समूह है प्राणी जगत का। हमने कल पूरा वर्गीकरण देख लिया है कि वर्गीकरण का आधार क्या था, वर्गीकरण क्यों जरूरी था, ये सब हमने देख लिया है। तो आज हम देखेंगे संघ पोरीफेरा, यानी कि फाइलम पोरीफेरा। ये कुछ इस प्रकार का जीव है। इसको आज हम विस्तार से देखेंगे कि इसकी कोशिका संरचना कैसी होती है, इसमें पोषण कैसे होता है, इसमें ऑक्सीजन और जल का परिवहन कैसे होता है, इसमें प्रजनन कैसे होता है, इसमें पुनर्चक्रण कैसे होता है, ये सब हम देखेंगे। इसका आर्थिक और पारिस्थितिकी महत्व क्या होता है, ये भी हम देखेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था उसका एक क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने देखा क्या है वो देख लेते हैं सबसे पहले। हमने देखा क्या है वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो हमारा क्या चल रहा है, अध्याय 4 है हमारा ये, अध्याय चौथा क्या है, एनिमल किंगडम। तीसरा अध्याय क्या था हमारा, प्लांट किंगडम, यानी कि वनस्पति जगत। ये है प्राणी जगत, ये जंतु जगत भी बोल देते हैं, प्राणी जगत भी बोल देते हैं। ये जूलॉजी का पार्ट है। जितने अभी हमारे अभी तक जितने भी हमारे चैप्टर चल रहे थे वो किनके थे, बॉटनी के। ये आ गया हमारा जूलॉजी का पार्ट। ठीक है, प्राणी जगत, एनिमल किंगडम दिया किसने था, ये जंतु जगत यानी कि जूलॉजी का ये जो पार्ट है, जंतु विज्ञान भी बोलते हैं, ये दिया था अरस्तु ने। अरस्तु जो बायोलॉजी के भी जनक कहते हैं, कहे जाते हैं। ये बायोलॉजी के भी जनक कहलाते हैं। और हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या क्या था, सबसे पहले हमने देखा था इसका परिचय, कि जंतु जगत का परिचय क्या है, परिचय देख लिया था हमने। फिर हमने इसके वर्ग देखे थे कि कौन कौन से वर्ग आते हैं। सबसे पहले हमने इसका परिचय देखा था, परिचय के बाद हमने इसका वर्गीकरण देखा था, वर्गीकरण, इसकी विशेषताएं देखी थी। विशेषताओं के बाद वर्गीकरण का हमने आधार देखा था कि वर्गीकरण के कितने आधार होते हैं, किन किन बेसिस पर इनको वर्गीकरण किया गया। तो पहला था संरचना के स्तर के आधार पर, देन उसके बाद था हमारा कोशिकी संगठन के आधार पर। ये सब हमने वर्गीकरण देखा था। ठीक है, इसके बाद वर्गीकरण का आधार और इसका महत्व देखा था, और इस जंतु जगत में कितने संघ आते हैं उन सभी संघों के बारे में देखा था। आज उनमें से ही सबसे पहला संघ है हमारा पोरीफेरा संघ। पोरीफेरा का मतलब क्या होता है, एक ऐसा जीव जो केवल जल में रहता है, जल में रहने के बाद उसका खाना पीना चलना फिरना सभी कुछ जल में होता है, यहाँ तक कि उसका पोषण, प्रजनन, उसकी पीढ़ी को आगे बढ़ाना, उसका स्केलेटल, ये सब हम देखेंगे। लेकिन एक ऐसा अद्भुत प्राणी पोरीफेरा हम देखेंगे क्या आज, सिर्फ पोरीफेरा को। ठीक है, ये रहा हमारा पोरीफेरा। ठीक है, इंग्लिश में भी इसे पोरीफेरा बोलते हैं, स्पॉन्ज बोलते हैं, पोरीफेरा स्पॉन्ज।
ठीक है, ये हो गया, ये एक जीव है, एक ऐसा अद्भुत प्राणी। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, इसकी परिभाषा देखते हैं कि एक ऐसा अद्भुत प्राणी एक ऐसा अद्भुत प्राणी जो न तो हिलता है डुलता कुछ नहीं, यानी कि गतिहीन है। ठीक है, गतिहीन, जिसमें कोई गति भी नहीं होती है, गतिहीन या फिर स्थिर कह सकते हैं। एक ऐसा प्राणी जो स्थिर अवस्था में तो रहता है, स्थिर अवस्था में रहता है, लेकिन इसमें पोषण, लेकिन इसमें जो होता है क्या होता है, सबसे पहले पोषण इसका, इसमें ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन एवं जल का परिवहन, जल का परिवहन सब होता है। जल का परिवहन छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा होता है, छोटे छोटे छिद्र के द्वारा होता है। पोरीफेरा का नाम ये पोरीफेरा कैसे, पोर्स का मतलब यानी कि उसमें छोटे छोटे बहुत सारे छिद्र हो, फेरा का मतलब एक जीव। ठीक है, यही इसका लैटिन वर्ड है पोरीफेरा, जिसका मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे छिद्र वाले जीव। फेर का मतलब धारण, ठीक है, यानी कि छिद्रधारी जीव। ये कुछ इस प्रकार का होता है पोरीफेरा, ऐसे भी स्ट्रक्चर ले लो, लेकिन इसमें अनेक माइक्रोस्कोपिक छेद होते हैं और उन्हीं छेद के द्वारा इसका पोषण भी होता है, इसमें एक्सक्रीजन भी होता है, इसमें उत्सर्जन भी होता है, ऑक्सीजन का परिवहन भी होता है, इसमें भोजन और जल सभी का परिवहन भी होता है। ठीक है, आया समझ में? तो ये हो गया हमारा पोरीफेरा की परिभाषा। अब ये मिलते कहां पर है, तो ये सिर्फ जल में मिलते हैं। कहां पर, इनका आवास कहां पर होता है, तो ये जल में मिलते हैं। जल में कौन सा, स्वच्छ पानी के झीलों में भी मिलते हैं ये, यानी कि स्वच्छ जल, मीठे जल में और समुद्री जल में, समुद्री जल में दोनों में ये मिलते हैं पोरीफेरा, यानी कि छिद्रधारी जीव। एक ऐसा प्राणी जो न तो हिलता डुलता है, सिर्फ स्थिर अवस्था में रहता है, लेकिन फिर भी इसमें पोषण भी होता है, इसमें ऑक्सीजन एवं जल का परिवहन भी होता है, इसमें उत्सर्जन भी होता है, इसमें प्रजनन भी होता है, सभी क्रियाएं होती है, इनका लाइफ साइकिल भी चलता है। इसमें प्रजनन भी दो प्रकार का होता है, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। अब हम देखते हैं कि ये जीव होता क्या है। ठीक है, ये रहा हमारा पोरीफेरा, आए समझ में? ये कुछ इस प्रकार का प्राणी दिखता है पोरीफेरा। पोरीफेरा का मतलब ही होता है छिद्रधारी जीव, यानी कि ये एक ऐसा जीव होता है और इसमें छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक छेद होते हैं। संघ पोरीफेरा सामान्यतः स्पंज कहा जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली स्पंज बोल देते हैं, दिखता भी स्पंज जैसा है वो। जो संघ पोरीफेरा होता है वो सामान्यतः स्पंज कहा जाता है। यह वह प्राणी जगत का सबसे आदिम यानी कि प्रीमेटिव होता है। ये प्राणी जगत का सबसे आदिम यानी कि प्रीमेटिव एवं सरल बहुकोशिकीय संघ होता है। जो पोरीफेरा जो संघ होता है, पोरीफेरा जो जीव होता है, वो एक अत्यंत सरल और बहुकोशिकीय जीव होता है। ठीक है, इसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, स्पंज कहते हैं। ये प्राणी जगत का सबसे आदिम यानी कि सबसे पुराना प्राणी माना जाता है। ठीक है, पोरीफेरा शब्द लैटिन भाषा से बना है। पोरस का मतलब होता है छिद्र यानी कि स्पोर, और फेर का मतलब होता है धारण करना। ठीक है, यानी कि छिद्रधारी जीव। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि छिद्रधारी जीव। पोरीफेरा का मतलब भी क्या होता है, छिद्रधारी जीव।
छिद्रधारी जीव। ठीक है, अर्थात ऐसे जीव जिनके शरीर में असंख्य सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिनसे जल अंदर प्रवेश करता है और बाहर निकलता है। इनमें जो पोषण होता है वो जल के माध्यम से ही होता है, जल अंदर जाता है और बाहर निकल जाता है। इन्हीं छिद्रों के कारण इस संघ का नाम पोरीफेरा पड़ा है। इस पोरीफेरा संघ में जितने भी जीव आते हैं उनके शरीर में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और उन्हीं छिद्रों से जल अंदर जाता है और बाहर निकल जाता है। ठीक है, सोचो एक ऐसा प्राणी जो न तो हिलता डुलता है न चलता है, लेकिन पूरे शरीर में पानी का प्रवाह चलता है। वो एक स्थिर अवस्था में रखा रहता है, यानी कि किसी समुद्र में किसी पत्थर की चट्टान पर वो पड़ा है लेकिन स्थिर अवस्था में वो रहता है, लेकिन उसका जो पूरा जीवन चक्र है उसी पत्थर पर निर्भर होता है और जल के ऊपर उसका जीवन चक्र निर्भर होता है, क्योंकि उसमें जल का प्रवेश होता रहता है और उसके अंदर पूरी लाइफ, उसकी जितना भी लाइफ साइकिल होता है उस पूरी लाइफ में उसका जीवन चक्र, यानी कि उस जीवन चक्र में उसके जल का प्रभाव होता रहता है। वह पानी से अपना भोजन, ऑक्सीजन और जीवन का हर जरूरी तत्व लेता है। ठीक है, वह पानी से ही अपना भोजन ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा और जीवन के जितने भी उसके तत्व होते हैं उसके जीवित रहने के लिए वो सब धारण कर लेगा। कौन? पोरीफेरा एक ऐसा समूह होता है जो सिर्फ जल में रहता है और उसके पूरे शरीर में छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक छिद्र होते हैं, जिसका मतलब ही होता है छिद्रधारी जीव। अब इनका निवास स्थान अधिकांश जो पोरीफेरा जीव है वो समुद्री यानी कि मराइन में मिलते हैं, परंतु कुछ मीठे पानी फ्रेश वाटर में मिलते हैं। कुछ तो समुद्री होते हैं, खारे जल में मिल जाते हैं, और कुछ कहाँ पर मिलते हैं? मीठे जल में मिलते हैं, यानी कि फ्रेश वाटर में मिल जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए स्पॉन्जिला एक मीठे पानी का स्पंज होता है। जो स्पॉन्जिला होता है वो एक मीठे पानी का स्पंज होता है। ठीक है, ये सामान्य चट्टानें जल के नीचे की सतहों या अन्य वस्तुओं पर चिपके रहते हैं। ये मिलते कहाँ पर है? सामान्यतः पत्थरों की जो चट्टानें होती है समुद्र के अंदर, उनमें ये चिपके हुए मिलते हैं। जल के नीचे की जो सतह होती है, सरफेस होती है, उस सरफेस पर भी ये मिलते हैं। तथा जल के अंदर इन दोनों के अलावा जो भी वस्तुएं रखी होती है उनके ऊपर भी ये चिपक जाते हैं। ये कुछ इस प्रकार से ये पत्थरों की चट्टानों पर समुद्र में मिलने वाले पोरीफेरा जीव आ गए, ये देख लीजिए। देन ये इनका माइक्रोस्कोपिक रूप है। पहले तो ये हम देख लेते हैं कि ये मिलते कहाँ पर है, तो ये समुद्र में मिलते हैं, समुद्र की चट्टानों पर। कुछ तो फ्रेश वाटर में मिलते हैं, देन कुछ खारे पानी के जो समुद्र होते हैं उनमें मिलते हैं। ठीक है, गहरे समुद्र में। देन इनका ये जो माइक्रोस्कोपिक रूप होता है, ये होता है इनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। यदि इनको और भी विस्तार से देखते हैं और भी जूम करके देखते हैं तो ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। कुछ ऐसे छिद्र होते हैं उसमें और स्थिर अवस्था में ये रखे रहते हैं। इसी स्थिर अवस्था में जल का प्रवाह निरंतर होता है और पूरे जीवन ये भोजन और ऑक्सीजन उत्सर्जन की क्रियाएं करते हैं। ठीक है, ये मिलते कहाँ पर है? तो ये समुद्र में भी मिलते हैं, लेकिन कुछ मीठे पानी की झीलों में मिलते हैं। उदाहरण के लिए स्पॉन्जिला जो एक होता है, स्पॉन्जिला नामक एक पोरीफेरा जीव होता है, वो कहाँ पर मिलता है? तो मीठे पानी की झील में मिलता है। ये सामान्यतः चट्टानों पर मिलते हैं, जो जल के अंदर चट्टानें होती है उन पर पनपते हैं। जल के नीचे की सतहों यानी कि समुद्र की जो सरफेस होती है उस पर मिल जाते हैं और कुछ अन्य वस्तुओं पर चिपके रहते हैं ये। ठीक है, कुछ इस प्रकार के दिखते हैं पोरीफेरा। अब इनके शरीर की संरचना कैसी होती है ये देखते हैं। इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है? पोरीफेरा का शरीर बहुत सरल है, लेकिन उनकी रचना अत्यंत अद्भुत होती है। इनका जो शरीर होता है वो अत्यंत सरल है। कैसी भी स्ट्रक्चर बना दो, देन उसके अंदर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक छेद होते हैं। ये तो इनकी संरचना सरल हो गई। ये बहुकोशिकी मल्टी सेलुलर है। जीव तो सरल है लेकिन बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, परंतु कोशिकाएं ऊतक नहीं बनाती है, बहुकोशिकीय होते हैं ये। जैसे कि ये भी एक कोशिका होती है, इनमें ये भी एक कोशिका है, ये भी एक कोशिका है। ये सारी जितनी भी हमें दिखाई देती है ये सभी इनकी कोशिकाएं हैं, लेकिन कोई भी कोशिका
ऊतक नहीं बनाती है। ये सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर एक ऊतक का निर्माण नहीं करती है, क्योंकि ये कोशिकाएं इतनी मैच्योर नहीं है, इनमें इतनी अकल नहीं है कि हम इसमें ऊतक का निर्माण कर लें। ठीक है, अच्छा हुआ इन्होंने ऊतक नहीं बनाया, वरना हमें पढ़ने में और दिक्कत आती कि इनमें कौन से ऊतक पाए जाते हैं और हर ऊतक मिलकर कौन सा अंग बनाएंगे। ठीक है, तो ये बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर होते हैं, परंतु कोशिकाएं ऊतक या फिर टिश्यू नहीं बनाती है। ठीक है, अच्छा अकलमंदी का काम किया है कि कोशिकाएं कभी एक हुई नहीं और इन्होंने टिश्यू बनाया नहीं, ताकि हमें आसानी रहे। इसलिए इन्हें कहा जाता है क्या, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि कोशिकीय स्तर का संरचना होती है। इनका जो शरीर होता है वो कोशिकीय स्तर की रचना वाला शरीर होता है। यहाँ पे लिख लेंगे कि इनके शरीर की रचना कैसी होती है, तो एक वर्ड में लिख लेंगे यहाँ पर, कोशिकीय लेवल या फिर स्तर। इनकी रचना कैसी होती है, तो कोशिकीय स्तर की रचना होती है। ये इनका बॉडी स्ट्रक्चर हो गया। कैसा, बहुकोशिकीय होता है। सरल क्यों होता है, क्योंकि कोई भी कोशिका टिश्यू नहीं बनाती है, इसलिए ये सरल होते हैं। ठीक है, इनका शरीर सामान्यतः असीमित एसिमेट्रिकल होता है। यदि इनको डिवाइड करेंगे तो ये बराबर भागों में कभी डिवाइड होगी नहीं। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल। यदि इनको बीच में से कहीं से भी वर्टिकल करे या हॉरिजॉन्टल करे, वो डिवाइड होगी नहीं। डिवाइड हो जाएगी लेकिन बराबर मात्रा में वो नहीं होगी, इसलिए वो एसिमेट्रिकल होती है। ठीक है, हालांकि कुछ में रेडियल सममिति, कोणीय सिमेट्री देखी जाती है। कुछ में यदि इनको वर्टिकल काटा जाए, हॉरिजॉन्टल को छोड़कर इसे लंबवत यानी कि वर्टिकल इनको डिवाइड किया जाए, तो कुछ में कोणीय सिमेट्रिकल होती है, यानी कि किसमें कोणीय असममिति होती है, कोण बन जाता है किसी में। ठीक है, कुछ में ये द्विस्तरीय होते हैं, डाइप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, यानी इनका शरीर दो परतों से बना हुआ होता है। पहली परत होती है इनकी एक्टोडर्म, जो बाहर की साइड मिलती है। दूसरी होती है इनकी एंडोडर्म, जो अंदर की साइड मिलती है। यानी कि इनका जो शरीर होता है वो द्विस्तरीय होता है, इनमें दो परतें दिखती हैं। ठीक है, तो ये रहा इनका शरीर। पहली तो ये परत हो गई इनकी एक्टोडर्म, देन अंदर की जो परत हो गई वो हो गई एंडोडर्म। इनमें जो परतें होती है या फिर इनका शरीर कुछ इस प्रकार होता है, एक नली का नुमा, ये ऐसा, इसको माइक्रोस्कोप से यदि देखा जाए तो ये हो गया ये जीव। यहां पर भी छेद होते हैं, इसके अंदर से जल प्रवेश करेगा, उसी जल से इसका पोषण होगा, देन वही जल इस साइड से इसमें निकल भी जाएगा, या फिर इस साइड से कोई और नलिका बनेगी तो उसके अंदर से ये जल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इनकी संरचना होती है। इन्हें बोलते क्या है, कोशिकीय स्तर की इनकी रचना है, क्योंकि हर कोशिका मिलकर कोई ऊतक नहीं बनाती है। बाहरी परत क्या होती है इनकी, पिनेकोडर्म, हम इसे एक्टोडर्म बोल रहे थे, इसे पिनोकोडर्म भी बोलते हैं, एक्टोडर्म भी बोलते हैं, कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिनेकोसाइट कोशिकाओं से बनी जो शरीर की सुरक्षा करती है। इनकी जो बाहरी परत होती है, हम एक्टोडर्म बोल देते हैं, क्योंकि एक्टो यानी बाहरी होता है, बाहरी सरफेस होती है, एक्सटर्नल सरफेस होती है। लेकिन इनकी जो बाहरी कोशिका होती है, बाहरी जो परत होती है, वो पिनेकोसाइट कोशिका से बनी हुई होती है। पिनेको यानी कि बाहरी होता है, साइट यानी कि कोशिका। ठीक है, पिनेको का मतलब भी क्या होता है, बाहरी सतह होती है। साइट, जहां पर भी साइट आ जाता है वहां पर देखते हैं कि हाँ ये कोशिका की बात हो रही है। तो पिनेकोसाइट कोशिकाओं से बनी जो शरीर की सुरक्षा करती है। ठीक है, बाहरी परत तो हो गई। आंतरिक परत कोनेडोडर्म, कोनेकोसाइट नामक कोशिका से बनी हुई होती है, जो क्या करती है, जो जल से भोजन और ऑक्सीजन ग्रहण करती है। इनकी जो आंतरिक परत होती है वो क्या करती है, जल से भोजन और ऑक्सीजन को कैप्चर करती है, यानी कि ग्रहण करती है। कौन सी, कोनेकोसाइट से बनी हुई, कौन सी, कोनेडोडर्म परत। पहली क्या होती है इनकी बाहरी परत, पिनेकोडर्म होती है। ठीक है, पिनेकोडर्म मतलब बाहरी परत पिनेकोसाइट कोशिका से बनती है, जो शरीर की रक्षा करती है। फिर दूसरी आ गई हमारी कोनेडोडर्म, ये क्या होती है, कोनेकोसाइट प्रकार कोशिका से बनती है। कोनेकोसाइट नामक कोशिका से ये बनती है, जो क्या करती है, जल से भोजन
और ऑक्सीजन ग्रहण करती है। इन दोनों परतों के बीच एक जेली जैसी परत होती है जिसे मीसोफाइल कहते हैं। ये हालांकि दो परतों से मिलकर बनी हुई होती है, लेकिन इन दोनों परतों के, एक तो ये बाहरी परत हो गई, ये इंटरनल परत हो गई, इसके अंदर भी एक जेली जैसी सेमी सॉलिड परत होती है जो क्या करती है, मीसोसाइल कहते हैं जिसे। ठीक है, यह कोशिकाओं और रेशों से भरा अर्ध द्रव पदार्थ होता है। यह जो मीसोफाइल होता है यह कैसा होता है, कोशिकाओं और रेशों से भरा अर्धद्रव पदार्थ है जिसमें विशेष कोशिकाएं जैसे कि आर्कियोसाइट, स्पेक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर्स पाई जाती है। यानी कि इनमें फाइबर होती है। कैसी, कौन कौन सी, अर्धद्रवीय पदार्थ यानी कि सेमी सॉलिड होता है। यह कोशिकाओं और फाइबर से भरा एक सेमी सॉलिड तत्व होता है जिसमें विशेष कोशिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सी, आर्कियोसाइट, स्पेंशियल, ठीक है, या फिर स्पिकल। एक तो हो गई आर्कियोसाइट, दूसरी हो गई स्पिकल, तीसरी हो गई स्पॉन्जिन फाइबर पाई जाती है। फाइबर यानी कि सेमी सॉलिड तत्व होता है, वो किसमें पाया जाता है, मीसोफाइल में। यानी कि इन दोनों परतों के अंदर जो एक परत मिलती है, जेली जैसी परत मिलती है सेमी सॉलिड, उसके अंदर भी ये तत्व पाए जाते हैं, उसके अंदर भी ये कोशिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सी, पहली तो हो गई हमारी आर्कियोसाइट, दूसरी हो गई हमारी पेनिकल्स, तीसरी हो गई हमारी स्पॉन्जिन। ठीक है, ये तीनों इसमें कोशिकाएं पाई जाती है। किसकी, इसके आंतरिक और बाहरी सतह के बीच में। अब इसमें जल प्रवाह देखते हैं कि इसमें जल प्रवाह होता कैसा है। स्पंज सबसे अद्भुत और जीवनदायी तंत्र होता है। ठीक है, इसमें नलिका तंत्र होता है। जो स्पंज होता है सबसे अद्भुत और जीवनदायी तंत्र होता है। यहाँ पे लिख लेते हैं, जल प्रवाह तंत्र यानी कि पोरीफेरा समूह का जीव स्पंज का सबसे अद्भुत स्पंज का सबसे अद्भुत और जीवनदायी तंत्र होता है। जीवनदायी तंत्र होता है। क्यों जीवनदायी तंत्र होता है जल प्रवाह, क्योंकि हर समय इसे ऑक्सीजन, इसे भोजन, इसे पोषण जल से ही मिलता है। इसलिए जल इसकी जीवन की इकाई होती है या फिर जीवनदायी तंत्र हो जाता है इसके लिए। किसके लिए, स्पंज के लिए। सोचो, हर सेकेंड पानी इनके शरीर के भीतर प्रवेश करता है। प्रति सेकंड ये इनका शरीर है, इसके अंदर पानी प्रवेश करता रहता है। हर सेकंड इनके अंदर पानी प्रवेश करता है, उनके हर हिस्से को धोता है, भोजन देता है, इनके हर हिस्से को वो साफ भी करता है, पानी भोजन भी देता है और फिर बाहर निकल जाता है। इनके लिए पानी बहुत अद्भुत चीज होती है क्योंकि वो हर सेकंड उनके अंदर पानी प्रवेश करता है, उनके शरीर को साफ करता है, भोजन भी देता है और फिर बाहर निकल जाता है। इसी जल प्रवाह से स्पंज की हर शारीरिक क्रिया होती है। ये जो जल प्रवाह होता है स्पंज के अंदर, उसी जल प्रवाह से उसकी हर शारीरिक क्रिया होती है। क्या क्या, उसको भोजन भी मिलता है, उसे पोषण भी मिलता है, उसे ऑक्सीजन भी मिलती है। पोषण, श्वसन और उत्सर्जन यानी कि वो वेस्ट मटेरियल को बाहर भी करता है, प्रजनन तक जल से होता है। उसमें जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है वो भी जल के माध्यम से ही होती है। पानी छोटे छिद्रों, ओस्टिया से शरीर में प्रवेश करता है। इसमें पानी जो होता है वो छोटे छिद्रों यानी कि ये जो ओस्टिया होते हैं, ये छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये ओस्टिया कहलाते हैं। ये रहे, ये एक इसका छोटा सा छिद्र हो गया, इसे हम क्या बोलते हैं, ओस्टिया। ठीक है, ये ओस्टिया कहलाता है। स्टिया लिख दिया मैंने, ये ओस्टिया कहलाता है। विभिन्न नलिकाओं और कक्षों यानी कि केनाल एंड चैम्बर से होकर गुजरता है। यहाँ पर एक केनाल निकलती है, यहां से होकर इसमें गुजरता है और फिर एक बड़े छिद्र ओसोलम से बाहर निकल जाता है। जल कैसे प्रवेश किया इसने, ओस्कोन यानी कि ओस्टिया से बाहर इसमें प्रवेश किया और इस बड़े केनाल में आकर फिर ओसोलम से बाहर निकल जाता है। ठीक है,
कोनोसाइट सेल जिनके पास कॉलर लाइक फ्लैजिला होते हैं, इनमें कॉलर लाइक फ्लैजिला यानी कि कॉलर प्रकार की इनमें गति होती है। किसमें? कोनोलाइट जो सेल होती है या फिर कोनोसाइट जो कोशिका होती है, इनकी आंतरिक कोशिका होती है जो भोजन और पोषण को प्राप्त करती है, ऑक्सीजन को प्राप्त करती है। ये क्या करती है? फ्लैजेला होते हैं इनमें, यह जल प्रवाह बनाए रखते हैं और सूक्ष्म खाद्य कणों को पकड़कर पचा लेते हैं। जैसे ही जल आया इनके अंदर वो ऐसे ऐसे मूव करते हैं, यानी कि इनमें फ्लैजिलेट गति होती है और वही गति से जल को तो धकेल देते हैं आगे की ओर कि आप जाओ, हमारा काम हो गया, आपका काम हो गया, आप यहाँ से जा सकते हैं। देन उसमें जो पोषक तत्व होते हैं इस जल के, वो उसको ग्रहण कर लेते हैं। यही कारण है कि स्पंज को फिल्टर फीडर कहा जाता है। क्यों फिल्टर फीडर कहा जाता है? क्योंकि जैसे ही जल इनके अंदर आता है, वो जल के जो पोषक तत्व यानी कि हमारे लिए जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वो ये ग्रहण कर लेते हैं, देन स्वच्छ जल को ये बाहर निकाल देते हैं। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? फिल्टर फीडर कहा जाता है समुद्र का, जहां पर भी ये मिलते हैं। क्या करते हैं? इनके अंदर हर सेकंड जल प्रवेश होता है और ये क्या करते हैं? जल इनके शरीर को साफ भी करता है, भोजन भी प्रदान करते हैं जल से, ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं, ये उत्सर्जन भी करते हैं, यहाँ तक कि प्रजनन की जो प्रक्रिया होती है वो भी ये जल के माध्यम से ही करते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? इनके अंदर जो कोनोसाइट सेल होती है वही सेल के माध्यम से जल प्रवेश अंदर करेगा। उसी केनाल में फिर से फ्लैजिला होते हैं, जो फ्लैजिला जल को धकेल देंगे आगे की ओर, देन उसमें उनके लिए जो पोषक तत्व होंगे वो रख लेंगे पास। इसीलिए स्पंज को क्या कहते हैं? फिल्टर फीडर कहा जाता है, क्योंकि वो जल का फिल्ट्रेशन करते हैं। जैसे कि हमारी किडनी करती है, हमारे शरीर में हमारा उत्सर्जन तंत्र हमारी किडनी होती है, वैसे ही उनमें इनका उत्सर्जन तंत्र बोल सकते हैं क्या होता? कोनियासिटिक सेल या फिर कोनोसाइट सेल। फिर इनका कंकाल देखेंगे कि कंकाल कैसे होता है। जल प्रवाह तो देख लिया कि जल प्रवाह कैसे होता है इनमें, अब हम इसका कंकाल देखेंगे। स्पॉन्ज का शरीर भीतर से एक ढांचे द्वारा समर्थित रहता है जिसे कंकाल या स्केलेटल कहते हैं। कंकाल तंत्र हमारा भी होता है जो हमें गति और गमन प्रदान करता है। हम आज यदि हम खड़े हैं, बैठे हैं, गति कर रहे हैं तो वो किसकी वजह से? हमारे कंकाल की वजह से। स्पॉन्ज का शरीर भीतर से एक ढांचे द्वारा समर्थित रहता है जिसे कंकाल कहते हैं। ठीक है, यह या तो कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका या फिर स्पॉन्जिन फाइबर से बना हुआ होता है। ठीक है, इनका शरीर किससे बना हुआ होता है? या तो कैल्शियम से बना हुआ होता है या फिर कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है, या सिलिका से बना हुआ होता है, या फिर स्पॉन्जिन फाइबर से बना हुआ होता है। इन्हीं के आधार पर स्पॉन्ज के वर्ग बनाए हैं। कौन सा? कोलसेरा, फिर आ गया हेक्सोटिनेलेडा और डेमोस्पोंजिया। ठीक है, उदाहरण के लिए साइकोन के जो स्पिक्यूल होते हैं वो कैल्शियम के बने हुए होते हैं। साइकोन के जो स्पिक्यूल होते हैं या फिर वो कैल्शियम के बने हुए होते हैं। इप्लेट कैटले के सिलिका के होते हैं, यानी कि यूप्लेट स्लेटेला जो होता है, नाम ही बड़े अजीब रहते हैं, वो सिलिका के बने हुए होते हैं। ये स्पॉन्जिया में स्पॉन्जिन रेशो होते हैं जो मुलायम होते हैं और इसी कारण इनका उपयोग स्नेन स्पॉन्जी यानी कि बोथ स्पॉन्जी में किया जाता है। ये जो स्पॉन्जी होता है, ये स्पॉन्जिया, इसका उपयोग किसमें होता है? नहाने के लिए उपयोग किया जाता है। बड़े अजीब नाम है इसके। इसका पोषण देख लेते हैं। कंकाल, इसमें कंकाल में याद क्या रखना है? बस इतना याद रखना है कि इसका जो कंकाल होता है वो कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है। तो पहला हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, दूसरा हो गया सिलिका, देन तीसरा हो गया स्पॉन्जिन, ठीक है। ये हो गई थी इनमें इनका स्केलेटल। अब हम देखेंगे इनका पोषण कैसे होता है। तो स्पॉन्जी में ये क्या हो गया?
स्पॉन्जी में कैसा होता है, परपोषी होते हैं। जो स्पॉन्जी होते हैं वो परपोषी होते हैं। जीव में जो भी आ जाए वो परपोषी होते हैं। वे जल के साथ प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया और कार्बनिक कणों को खाते हैं। ये खाते किनके हैं, जल के साथ जो बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं और कार्बनिक जो कण होते हैं उनको ये खा लेते हैं। भोजन का पाचन आंतरिक कोशिकाओं यानी कि इंटरसेल्यूलर होता है। भोजन का जो पाचन होता है इसमें वो आंतरिक कोशिकीय होता है, यानी कि इनकी आंतरिक कोशिकाएं हैं वो पचाकर बाहर फेंक देती है। फिर आगे हमारी कोनोसाइट, जो कोनोसाइट कोशिका होती है वो भोजन को पकड़ते हैं और आर्कियोसाइट कोशिका जो होती है वो उन्हें पचाती है। कोनोसाइट भी इंटरनल कोशिका होती है, आर्कियोसाइट भी इनकी इंटरनल कोशिका होती है। कोनोसाइट भोजन को पकड़ती है, आर्कियोसाइट भोजन को पचा लेती है। इनमें कोई मुख, पेट या पाचन नलिका नहीं होती है। इनके अंदर कोई मुख नहीं होता है, इनके अंदर कोई पेट नहीं होता है, कोई पाचन नलिकाएं नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये भोजन को ग्रहण करते हैं, पचाते हैं। इनकी कोशिका ही कर लेती है। पूरा शरीर ही एक जीवित छन्नी या फिर लिविंग फिल्टर की तरह कार्य करता है। इनका जो पूरा शरीर होता है वो पूरा शरीर एक छन्नी जैसा होता है। जैसे कि ये इसका फूड पार्टिकल इन मसल्स, ये फ्लैजिलम हो गया, ये हो गया इनका फोगोसाइट ऑफ फूड पार्टिकल। ये कोनोसाइट क्या करती है, भोजन को पकड़ती है। अमीबोसाइट क्या करती है, भोजन को बाहर निकाल देती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का स्पंज यानी कि स्पॉन्ज कोनोसाइट, ये इसके इंटरनल कोशिकाएं होती है जो भोजन को पकड़ती है और बाहर निकाल देती है पचाने के बाद, इनको डाइजेस्ट करने के बाद। होते हैं क्या, परपोषी। किनसे भोजन प्राप्त करते हैं, जल को ग्रहण करते हैं। देन जल में जो बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव और कार्बनिक कण होते हैं उनको ये खा जाते हैं। श्वसन और उत्सर्जन का संचरण, श्वसन, उत्सर्जन और संचरण, इनमें क्या होता है, एक तो रेस्पिरेशन होता है, एक एक्सक्रीजन होता है और सर्कुलेशन कैसे होता है। ठीक है, इनमें परिसंचरण भी होता है, इनमें श्वसन भी होता है, इनमें उत्सर्जन भी होता है। देखते हैं स्पंज में इन क्रियाओं के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। सारी क्रियाएं विसरण या फिर डिफ्यूजन द्वारा होती है। इनमें कोई अंग तो नहीं होते हैं, सारी बहुकोशिकीय अंग, बहुकोशिकीय जीव होता है। इनकी कोशिका इतनी समझदार है कि वो टिश्यू भी नहीं बनाती है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं ये, इनमें श्वसन भी होता है, इनमें उत्सर्जन भी होता है और इनमें परिसंचरण भी होता है। तो देखते हैं इनमें श्वसन कैसे होता है। तो सारी जो क्रियाएं होती है वो विसरण के द्वारा होती है। पानी के साथ ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। पानी को ग्रहण किया, ऑक्सीजन को कैप्चर किया, कार्बन डाइऑक्साइड और उत्सर्जन पदार्थ जितने भी हो गए उनको बाहर निकाल लिया। इसलिए कहा जाता है इनको और क्या कहते हैं, वाटर इज द ब्लड ऑफ द स्पॉन्ज लाइफ। ठीक है, ठीक है, वाटर ऑफ द ब्लड ऑफ द स्पॉन्ज लाइफ, यानी कि स्पॉन्ज का जो जीवन काल होता है, इनकी जो जीवन प्रक्रिया होती है, उनका पानी ही उनका ब्लड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पानी जो होता है वो ही ब्लड का कार्य करता है। पानी अंदर आया, बाहर गया, परिसंचरण हो गया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, ऑक्सीजन अंदर आ गई, इनका ऑक्सीजन हो गया। कुछ इस प्रकार से इसमें होता है। फिर देखते हैं इनमें प्रजनन। प्रजनन इनमें भी दो प्रकार का होता है। पहले होता है अलैंगिक प्रजनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ब्रीडिंग या फिर फ्रेगमेंटेशन से होता है, यानी कि कोशिकाओं के विभाजन से। प्रतिकूल परिस्थितियों में गैमेट सेल, यानी कि जिन्हें हम गैम्यूल नामक बीजाणु जैसी संरचनाएं बनाते हैं, जो अनुकूल समय आने पर नया स्पंज बना देती है। ये आ गया न्यू स्पंज। इसमें क्या बनाया, इसमें ब्यूड बनाया, इसमें इधर भी न्यू स्पंज बन गया। एक सेल निकलती है यहाँ से, फर्टिलाइजेशन होता है, देन इसके बाद इनका लाइफ साइकिल चलेगा। उसके बाद अनुकूल परिस्थिति आने पर ये न्यू स्पंज बना देती है अलैंगिक प्रजनन में। अब देखते हैं लैंगिक प्रजनन कैसे होता है। अधिकांश स्पंज जो होते हैं वो अधिकांश जो स्पंज होते हैं वो क्या करते हैं, हेर्मोफ्रोडाइट होते हैं या फिर हर्माफ्रोडाइट होते हैं। एक ही जीव में नर और मादा दोनों जनन कोशिकाएं मिलती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हर्मोफ्रोडाइट। निषेचन आंतरिक होता है इनके अंदर। कैसे जीव होते हैं स्पॉन्जी, क्योंकि एक ही जीव में नर और मादा दोनों के गैमेट मिल जाते हैं। देन इनमें जो निषेचन होता है, इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है, आंतरिक होता है।
विकास कैसा होता है? परोक्ष यानी कि इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि इसमें लार्वा स्टेज या फिर पेरेंसाइम्यूला या फिर एम्फीबिया स्टूला लार्वा होती है। यानी कि इनका जो विकास होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लार्वा तैरता हुआ किसी सतह पर जाकर स्थायी स्पॉन्ज में बदल जाता है। इनका जो लार्वा होता है वो तैरता है किसी पत्थर पर जाकर, किसी पत्थर की चट्टानों पर या फिर किसी जल की सतह पर बैठकर स्थिर होकर एक स्थायी स्पॉन्ज में बदल जाता है। लार्वा के द्वारा इनका लैंगिक प्रजनन होता है। इनमें पुनर्क्षमता कैसी होती है? पुनर्जनन क्षमता, रीजनरेशन पावर कैसी होती है? स्पॉन्ज के शरीर में टोटीपोटेंट सेल होती है, ठीक है, जो किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती है। टोटीपोटेंट नामक एक कोशिका होती है जो किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती है। यदि किसी स्पंज को टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा फिर से पूर्ण स्पंज बना सकता है। हमारे अंदर भी टोटीपोटेंट सेल होती है। यदि हम किसी सेल को काट देते हैं, किसी सेल का एक टुकड़ा कर देते हैं, तो पुनः वो ही जो सेल होती है वो एक जीव का निर्माण कर लेती है या फिर वैसी ही कोशिका बना जाती है। यह प्रकृति की सबसे अद्भुत पुनर्जनन प्रक्रिया होती है जो हमारे अंदर, सभी जीवों के अंदर पाई जाती है। उसी टोटीपोटेंट कोशिका के अनुसार हमारी लाइफ साइकिल चलती रहती है, जैसे कि स्पंज की चलती है। अब वर्गीकरण, इसमें भी वर्गीकरण किया है। कैसा? कोलेरिया यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट स्पिक्यूल वाले स्पंज होते हैं। उदाहरण के लिए ल्यूकोसेलेनिया, साइकोन और ग्रेंटिया। कैलकेरिया, पहला तो वर्ग क्या हो गया इनका? कैलकेरिया। इसमें कौन आते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट स्पिक्यूल वाले स्पंज आते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट से बने, कैल्शियम कार्बोनेट का जिनका कंकाल होता है वैसे स्पंज आते हैं। कौन कौन से? ल्यूकोसोलेनिया, बहुत अच्छा नाम है, ल्यूकोसोलेनिया। दूसरा आ गया साइकोन, तीसरा आ गया ग्रेंटिया, ठीक है। कुछ इस प्रकार से इनमें वर्गीकरण होता है। दूसरा आ गया हेक्सेक्टिनेलिडा, ठीक है, हेक्सेटिनेलिडा। इसको दो वर्ड में डिवाइड कर लेना। दूसरा हो गया हेक्सेक्टी, दूसरा हो गया नेलिडा। ये सिलिका के कुछ रेशी सिक्यूल पाए जाते हैं, ठीक है। सिलिका के क्षय में या फिर सिलिका के छिद्र में मिलने वाले कुछ फाइबर स्पिक्यूल वाले स्पंज मिलते हैं। उदाहरण के लिए वीनस, फ्लोवर और बास्केट, ठीक है। तीसरा क्या आ गया इसमें? डेमोस्पोंजिया। ये क्या होता है? स्पॉन्जिन तंतु या सिलिका स्पिक्यूल वाले मुलायम स्पंज होते हैं, ठीक है। यानी कि स्पॉन्जिन तंतु या फिर सिलिका के बने हुए स्पंज। पहला हो गया कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए स्पोल, दूसरा हो गया सिलिका की कठोर परत वाले स्पंज, तीसरा हो गया सिलिका के तंतु से बनने वाले स्पंज, ठीक है। तो ये तीन वर्गीकरण हो गया इनमें। कैल्शियम वाला वर्ग क्या हो गया? कैलकेरिया। फिर जो सिलिका की कठोर या फिर सिलिका के जो रेशी तंतु होते हैं, सिलिका का जो फाइबर होता है उससे बनने वाले स्पंज क्या हो गए? हेक्सेक्टिनेलिडा। तीसरा क्या हो गया? डोमोस्पोंजिया, ठीक है, ये जो स्पॉन्जिन तंतु का बना हुआ। तो ये हो गया इसका वर्गीकरण। अब इसका आर्थिक और जैविक महत्व देख लेते हैं कि इसका आर्थिक और जैविक महत्व क्या है। जैविक महत्व, ये स्पॉन्जिया का उपयोग यानी कि स्पॉन्जिया का उपयोग स्नान स्पंज के रूप में किया जाता है, ठीक है। हम जब नहाते हैं और जो लगाते हैं, स्पंज लगाते हैं, वही स्पंज एक जीव होता है, ठीक है। इसका जैविक और आर्थिक उपयोग किया जाता है नहाने के रूप में। ये जल के भीतर फिल्टर की तरह काम करके पानी को स्वच्छ बनाते हैं, ठीक है। ये जल के अंदर यानी कि ये जल की समुद्र की किडनी माने जाते हैं, ठीक है, जो समुद्र को स्वच्छ बनाने में कार्य करते हैं। कौन? स्पंज। पोरीफेरा समूह के जीव। पारिस्थितिकी महत्व यानी कि पारिस्थितिकी की दृष्टि से जल जीव समुदाय यानी कि एक्वेटिक इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, ठीक है। ये जलीय समुदाय यानी कि एक्वेटिक इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं पारिस्थितिकी की दृष्टि से इन्हें देखा जाए तो, क्योंकि ये पूरे समुद्र के जल का फिल्ट्रेशन करते हैं।
वैज्ञानिक दृष्टि से यह प्रारंभिक बहुकोशिकीय जीवन को समझने के लिए सबसे उपयोगी मॉडल होता है। ठीक है, प्रारंभिक बहुकोशिकीय जीवन। प्रारंभिक एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? अमीबा। लेकिन ये प्रारंभिक बहुकोशिकीय जीव है कौन? स्पॉन्ज। बहुत सारी कोशिकाएं होती है लेकिन कोशिकाएं टिश्यू नहीं बनाती, इसलिए ये सरल अवस्था में मिलते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टि से ये प्रारंभिक और बहुकोशिकीय जीवों को समझने के लिए बहुत उपयोगी मॉडल होते हैं। इसका उपयोग किन किन में किया जाता है? मतलब जल का फिल्ट्रेशन करते हैं, दूसरा नहाने में इनका उपयोग किया जाता है, और पारिस्थितिक दृष्टि से ये क्या होते हैं? जल जीव समुदाय यानी कि एक्वेटिक इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं ये। फिर इनकी मुख्य विशेषताएं क्या होती है वो देखते हैं। इन प्राणियों में शरीर की बनावट अत्यंत सरल होती है, फिर भी ये बहुकोशिकीय होते हैं। क्योंकि कोई भी कोशिकाएं ऊतक नहीं बनाती, इसलिए ये सरल होते हैं। ये प्राणी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दर्शाते हैं, यानी कि इनकी जो रचना होती है, शरीर की जो रचना होती है वो कोशिकीय स्तर की होती है। इनका शरीर सामान्यतः असीमित यानी कि एसिमेट्रिकल होता है। कोई डिवाइड करो तो अलग अलग दो पार्ट में ये डिवाइड नहीं होते हैं, पर कुछ में रेडियल सिमेट्री होती है। ठीक है, कुछ में कोणीय सममिति यानी कि रेडियल सिमेट्री होती है। ये द्विस्तरीय यानी कि डाइप्लोब्लास्टिक होते हैं, अर्थात शरीर में दो परतें होती हैं। पहली तो हो गई पिनिकोडर्म जो पिनिकोसाइट कोशिका से बनी हुई होती है, और दूसरी हो गई साइकोडर्म जो साइकोसाइट कोशिका से बनी हुई होती है। कोलोडर्म कोलोसाइट कोशिका से बनी हुई होती है। बाहरी परत पिनिकोडर्म जो पिनिकोसाइट कोशिकाओं से बनी हुई होती है। आंतरिक परत क्या होती है इसकी? कोनियोडर्म जो कोनोसाइट कोशिका से बनी हुई होती है, जिसे पोलर सेल भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों परतों के बीच एक जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है जिसे मिजोइल कहते हैं। ठीक है, मिजोफाइल नहीं कहते हैं, इसे मिजोइल कहते हैं। इसी में क्या होते हैं? स्पिकल होते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर होते हैं, और आर्कियोसाइट आदि परत पाई जाती है, जो क्या करती है? भोजन और इनका परिवहन करती है। ठीक है, करती क्या है ये? तो आज के लिए इतना ही। हमने अभी तक देखा क्या क्या है। तो स्पॉन्ज क्या होते हैं? तो ऐसे समुद्रधारी या फिर जल में पाए जाने वाले जीव जो अत्यंत खारे जल में भी मिलते हैं, तो कुछ मीठे जल में भी मिलते हैं, जिनके शरीर पर असंख्य छिद्र होते हैं। एक ऐसा अद्भुत प्राणी जो ना हिलता डुलता है फिर भी अपनी गति करता है, उसमें भोजन, ऑक्सीजन, प्रजनन, उसका जीवन चक्र चलता रहता है। ये सब हमने देखा था इसमें। देन उसके बाद ये हो गया हमारा पोरीफेरा प्रकार का समूह। इसका परिचय क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, आवास कहाँ पर होता है? समुद्र में होता है इसका, मीठे जल और खारे जल दोनों में। देन इसकी संरचना कैसी होती है? सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इनका जो शरीर होता है वो कोशिकीय स्तर का बना हुआ होता है। बहुकोशिकीय होता है लेकिन सरल होता है, क्योंकि कोई भी कोशिका ये नहीं बनाती है, टिश्यू नहीं बनाती है। बाहरी परत पिनिकोसाइट की होती है, पिनिकोसाइट कोशिका की बनी हुई होती है, पिनिकोडर्म बोलते हैं। दूसरी होती है कोनोडर्म जो कोनोसाइट कोशिका की बनी हुई होती है। इन दोनों परतों के बीच में मिजोइल नामक एक परत मिलती है जेली जैसी, जो क्या करती है? भोजन और ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। इसमें फिर जल प्रवाह कैसे होता है? इनकी कोशिकाओं के द्वारा होता है, मिजोइल कोशिका के द्वारा। तो ये सब हमने देख लिया। इनमें प्रजनन भी दो प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इसके आगे का संघ देखेंगे। आज हमारा पोरीफेरा संघ पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ है। कल हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। तो क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय, गुड डे, धन्यवाद।